अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सगीर पीपीएससी पास्ट पेपर्स की मैथ के साथ। जी हमारे पास पीपीएससी पास्ट पेपर्स हेल्ड इन 2024 जीके पोर्शन। ये वो क्वेश्चंस हैं, ये वो पेपर्स हैं जो पीपीएससी बुक के अंदर जिनका सिर्फ जीके पोर्शन है, यानी कि किसी खास सब्जेक्ट या ऐसा पेपर जिसका जीके के अलावा 80% कुछ और था या 80% से कुछ कम जो है वो क्वेश्चंस कोई और थे, सब्जेक्ट रिलेटेड थे, तो उसमें जो जीके पोर्शन था ये वो है। कोई कुछ पेपर्स इकट्ठे किए हैं तो उनमें जो मैथ थी, किसी में 2 क्वेश्चन, किसी में 3, किसी में 1, तो वो जो है वो पेपर हमने कलेक्ट किए हैं, तो उनकी एक हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो इसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, द एंगल बिटवीन मिनट्स एंड आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक एट 8:30। तो इसके लिए आप बेशक क्लॉक बना लें, चेक कर लें। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये इसका मिडल है जी। 8:30 पे ये जी आर हैंड यहाँ पे होना चाहिए और मिनट हैंड यहाँ पे होना चाहिए। ये जो एंगल है ना, कहता है ये एंगल जी फाइंड करना है। 90 डिग्री तो खैर नहीं बन रहा, जितना भी बनना है वो कहता है जी फाइंड करें। तो इसके लिए एंगल का फार्मूला जो है दिया हुआ है, वो है जी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए जी, ये जी जो हम करते हैं, तो वो आप इसे लिखेंगे 30 आवर्स माइनस 11/2 मिनट्स, ये फार्मूला है। अब देख लें, आवर्स हमारे पास है जी 8, तो आप 30 मल्टीप्लाई 8 कर दें माइनस 11/2, मिनट्स है हमारे पास 30, इसको काटेंगे तो ये हो जाएंगे 15, ये 15 हो जाएंगे। आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, 8 3 24, 0 का 0 माइनस 15 11, ये 11 1 सॉरी 15 1 15, 5 1 हासिल, 15 1 15 और एक हासिल वाला 16, 165, 240 माइनस 165, ये हो जाएगा 75। अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए ये रूल है कि अगर ये अंदर पॉजिटिव हो तो बाहर पॉजिटिव लिखी जाती है, और अगर अंदर नेगेटिव हो फिर भी पॉजिटिव लिखी जाती है। तो ये 75 डिग्रीज, ये बी ऑप्शन हमारा जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। क्वेश्चन है जी, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 50,000 with the rate of 12% compounded quarterly। क्वार्टर कहते हैं 1/4 को, तो क्वार्टरली यानी साल में 4 दफा, फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ, फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो कंपाउंडेड इंटरेस्ट का जो फार्मूला है वो होता है जी P इंटू 1 प्लस R की पावर T माइनस P, ये जनरल फार्मूला है। अगर उसमें ये जो परसेंटेज है जिसको रूटीन में ये रेट 1 साल के लिए होती है और टी भी ईयर्स में दिया होता है, तो अगर ये क्वार्टरली बात कर ले या 6 मंथली बात कर ले तो 6 मंथ 1 साल में 2 दफा होते हैं। तो ऐसी सूरत में ये फार्मूला चेंज हो जाता है, तो वो फार्मूला फिर बनता है P इंटू 1 प्लस R ओवर N, यही N इधर T के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ये फर्क हो जाता है। तो अब ये फार्मूला नहीं लगेगा बल्कि ये लगेगा, माइनस P तो खैर साथ आएगा ही आएगा। ये फार्मूला हम लगाएंगे तो उसमें हम इसको फिर कीमतें पुट करेंगे, इंशाल्लाह हमारा जवाब आ जाएगा। और T याद रखना है, T क्या होता है हमारा, ईयर्स में होता है। तो ये जो 6 मंथ है, आप इसको 6m को 1/2y लिखें ताकि हम 1/2 को यूटिलाइज करेंगे, 1/2 को यूटिलाइज करेंगे। तो इसको जब हम
P इंटू 1+12% ओवर ये जो n है, क्वार्टरली की बात कर ले, क्वार्टरली 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में, तो ये n हमारा 4 हो जाएगा। यही 4 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, t हमारा 1/2 है, t हमारा 1/2 है, इसको हम 1/2 से करेंगे माइनस p, ये कट के 2 बनाएगा, ये कट के 3 बनाएगा। अब इसको दोबारा हम बराबर का निशान यहां पे लिखेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर p इंटू 1+3% माइनस p, उसके बाद फिर p इंटू 1+3 ये ऊपर 2 भी लिख लें, 3/100 हो जाएगा। उसके बाद माइनस p हो जाएगा, p इंटू इसको जब आप एलसीएम करेंगे तो ये 100+3 ऊपर स्क्वायर रहेगा, माइनस p इंटू 103 का स्क्वायर, नीचे 100 का स्क्वायर माइनस p। इसको क्लियर कर लें। अब जगह बचा लेते हैं यहां पे, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब p की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये 50,000 मल्टीप्लाई 103 मल्टीप्लाई 103, नीचे 100 मल्टीप्लाई 100 माइनस, जगह कम है अभी p लिख लेते हैं, बाद में 50,000 कर देंगे। 2 0 से 2 0, इस 2 0 से 2 0, तो ये हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 103 मल्टीप्लाई 103 माइनस 50,000। 103 103 3 3 9 3 0 0 3 1 3 0 0 0 3 1 1 3 3 1 0 0 1 1 1 9 0 6 0 1, तो कितना हो जाएगा जी? यहीं पे 5 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। 5 9 45, 5 0 0 फिर 45 हो जाएगा। 5 6 30, 3 हासिल, 5 0 0 3 का 3, 5 1 5, 53 0 45, 53 0 45 माइनस 50,000, 53,045 माइनस 50,000 बराबर 3,045। ये इंटरेस्ट है जी, 3,045 इस हिसाब से सी ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। जी, द वैल्यू ऑफ 6 log 1000 विद बेस 10, 6 log 1000 विद बेस 10, आगे बटे का निशान है, बेशक डायरेक्ट आप लिख लें। 3 log 100 विद बेस 10 इक्वल्स टू, किसके इक्वल? 0 1 2 3, किसके इक्वल है ये हम खुद फाइंड करेंगे। इसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। 6 log, ये जो 1000 है इसको हम 100 की पावर 3 लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे बेस वाला 10। उसके बाद 3 log, इसको हम 100 को हम 10 की पावर 2 नीचे विद बेस 10 लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब लॉगरिथम का जो रूल है, रूल नंबर 3, वो कहता है log m की पावर n हो तो n बाहर लिख दें और log m हम लिख सकते हैं, log m हम लिख सकते हैं। नीचे जब ये बेस नजर नहीं आ रहा तो इट मींस कि ये बेस 10 है, ये बेस 10 होगा। तो अब ये
जो पावर है हमने बाहर लिखी, ये पावर भी बाहर लिख ले, ये पावर भी बाहर। तो 6 मल्टीप्लाई 3 log 10 with base 10, 3 मल्टीप्लाई 2 log 10 with base 10। यहां तक ओके हो गया। उसके बाद 3 6 18 log 10 with base 10, ये एक और रूल लग रहा है, log a with base a बन जाए तो ये 1 के इक्वल होता है। ये भी एक रूल है लॉग का, ये भी लॉग का रूल है। इस रूल को इस पे भी अप्लाई करें, इस पे भी अप्लाई करें तो ये 1 बन जाएगा। नीचे 6 3 2 6 मल्टीप्लाई ये भी 1 बन जाएगा। तो 18/6 जो है वो 3 होता है, 18/6 3 होता है। डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल whose circumference is 31.4 सेंटीमीटर, यानी सरकमफेरेंस 31.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एरिया जो है हमने फाइंड करना है। एक तरफ इसका फार्मूला होता है जी 2πr और इसका फार्मूला होता है जी πr²। अब पाई की कीमत 22/7 या 3.14 होती है। अगर हमारे पास आर की वैल्यू हो तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। आर यहां से निकालने की हम कोशिश करेंगे। इकतीस अशरिया 4 को मैं अगर 3.14 मल्टीप्लाई 10 कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ऐसा क्यों किया? इसलिए कि 3.14 पाई की वैल्यू है, मैं इसको पाई बनाऊंगा, पाई से पाई मैं कैंसिल करूंगा। अगले स्टेप में मैं इस 3.14 की जगह पे पाई लिख दूं और 5 को मैं 2 मल्टीप्लाई 5 लिख दूं, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आर मैं यहां से निकाल लेता हूं, बाकी जो कुछ है वो मैं इधर ले आता हूं। तो आर बराबर 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 5, नीचे 2 मल्टीप्लाई पाई, पाई से पाई कैंसल, 2 से 2 कैंसल, आर इज इक्वल टू 5। आर इज इक्वल टू 5 यहां पे पुट कर दें। 3.14 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर यानी 3.14 मल्टीप्लाई 25। 3.14 को जब हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जवाब आएगा। मजीद हम निकाल लेते हैं। 25 3.14। अभी मल्टीप्लाई करते वक्त हमने इसको पॉइंट को भूल जाना है। जब नीचे हम जवाब निकाल लेंगे फिर हम डिसाइड करेंगे कि पॉइंट हमारा कहां आएगा। तो 4 5 20, 4 2 8 और 1 10, उसके बाद ये 25, उसके बाद ये 75, 0 5 8 7। यहां तक ओके हो गया। इशारिया के बाद डिजिट्स हैं 2, इशारिया के बाद 2 डिजिट्स हैं। हमारे जवाब में भी इशारिया के बाद 2 डिजिट्स होने चाहिए। आप यहां पे इशारिया लगा दें 78.50 और इशारिया के बाद जो आखिरी 0 होता है वो हम बाद में ना भी लगाएं तो फर्क नहीं पड़ता। तो फिर हम इसको बाद में 78.5 भी लिख सकते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन बनेगा, ये जवाब हमारा बनेगा। एक तो था ये तरीकाकार। दूसरा तरीकाकार इस तरह है कि अगर हम इस तरीके से आर की वैल्यू फाइंड ना कर सकें आसानी से तो फिर एक और मेथड है, वो होता है जी c इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ए पाई। ये फार्मूला लगाते हैं हम और c चूंकि हमारे पास दिया होता है 31.4, इधर हमारे पास 2 होता है
ये ए पाई होता है, फिर हम इसका स्क्वायर करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, पाई की कीमत 3.14, दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, हमारे पास ए आ जाता है। लेकिन ये एक फार्मूला है, मैं आपको क्लियर मतलब टाइम ज्यादा खर्च नहीं करूंगा। वेरी नेक्स्ट जब कोई इस तरह का क्वेश्चन आए और हम रूटीन में आर ना निकाल सकें तो फिर आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। The letters of SAP taken all at a time can be written in ways, 2 ways, 6 ways, 80 ways, 120 ways। ये होती हैं परमुटेशंस। तो परमुटेशंस में उसका फार्मूला होता है जी n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। ये होता है जनरल फार्मूला। परमुटेशन को हम एज इट इज n PR भी लिखते हैं। अब सवाल ये है कि यहां पे n क्या होगा, r क्या होगा। लफ्ज दर हकीकत 1, 2 और 3 है, ये 3 लफ्ज हैं। आगे कहते हैं टेकन ऑल एट ए टाइम, एक टाइम में तीनों के तीनों हम टेक कर लेते हैं। तो जो मौजूद हैं, ठीक है जी, n भी 3 है, r भी 3 है, क्योंकि एक टाइम में हम ऑल के ऑल यानी जितने भी हैं सारे टेक कर रहे हैं, तो वो जो r है वो भी हमारा 3 बनेगा। तो ऐसी सूरत में जब हम इसमें पुट करेंगे तो वो बनेगा 3 फैक्टोरियल ओवर 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 3 माइनस 3 फैक्टोरियल बनेगा 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है। 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है। 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 ओवर 1। तो 2 3 6, 6 कम 6, 6 ओवर 1 6। जनरली इसको इस क्वेश्चन को जनरली वो पता क्या बताते हैं, जनरल में उसको वो ये बता देते हैं कि इसकी जो परमुटेशंस हैं या वेज हैं या नंबर ऑफ वेज, इस तरह कह देते हैं नंबर ऑफ वेज सैप टेकन ऑल एट ए टाइम। तो ये 3 है, तो 3 का फैक्टोरियल, तो वो भी 3 2 1 6। ये एक डायरेक्ट मेथड होता है। दर हकीकत जो मेथड मैंने पहले कराया है ये इसको हल करने के बाद आता है। तो आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं। इसमें डायरेक्ट भी आप 3 फैक्टोरियल ले सकते हैं और इसमें n ओवर n माइनस r फैक्टोरियल का फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं जी। ए डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, एक छक्के को हमने 2 बार गिराया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप बोथ टाइम्स, दोनों टाइम 5 आएगा, वो प्रोबेबिलिटी बताएं। अब प्रोबेबिलिटी का हमें पता है प्रोबेबिलिटी हमेशा उसको हम लेते हैं, उसकी निस्बत लेते हैं कि जितने चांस हम अवेल कर रहे हैं ओवर टोटल चांस। ठीक है जी, यानी कि अब एक बार जब हम किसी नंबर को गिराएंगे तो वो एक डाइस में टोटल 6 चांसेस होते हैं, 6 साइड्स होती हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइस में चले मैं आपको समझा देता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइस, डाइस के हिसाब से बता देता हूं। तो डाइस में कोई नंबर एक बार आ सकता है, चाहे वो 1 हो, चाहे 6 हो, चाहे 3 हो, चाहे 2 हो, तो वो एक बार आ सकता है। लेकिन टोटल चांस उसके 6 होते हैं, टोटल चांस उसके 6 होते हैं, तो वो 1 ओवर 6 होता है। यानी इसमें जनरल फार्मूला इसका बनेगा प्रोबेबिलिटी जो है नंबर ऑफ चांसेस टेकन ओवर टोटल चांसेस, यानी जितने चांसेस हम अवेल कर सकते हैं, यानी जनरल फार्मूला बन सकता है जी प्रोबेबिलिटी का जी नंबर ऑफ चांसेस, जितने हमारे पास चांस मौजूद है, नीचे हम लिखेंगे टोटल चांसेस।
नंबर ऑफ रिक्वायर्ड चांसेस लिख लें, यानी जितने चांस हमें दरकार हैं उसको हम टोटल चांसेस पे डिवाइड कर दें तो वो हमारी प्रोबेबिलिटी है। एक डाइस पे देखेंगे तो एक दफा कोई नंबर गिराएं तो वो 1/6 है। अब चूंकि हम इसको 2 दफा गिराएंगे तो हम डाइस ट्वाइस, तो वो कोई भी नंबर 1/6 मल्टीप्लाई 1/6 होकर 1/36 आएगा। अगर इस तरह आपको समझ ना आए तो कोई इश्यू नहीं है, मेरे पास सब्स्टिट्यूट मेथड भी है। फर्ज करें हमने एक छक्के को 2 दफा गिराना है डाइस को, तो उसमें टोटल नंबर्स कितने आ सकते हैं? वो आ सकते हैं जी, आप फर्ज करें पहले अदद पे, पहले छक्के पे अगर 1 आएगा, अगर 1 आए तो उसके लिए क्या होगा? पहली दफा 1 है तो दूसरी दफा 1 हो सकता है, फिर 2 हो सकता है, फिर 3 हो सकता है, फिर 4 हो सकता है, फिर 5 हो सकता है और फिर 6 हो सकता है। अगर पहले छक्के पे 2 आए तो भी 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 एंड 6 एंड सो ऑन। जब पांचवें की बारी आएगी तो 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 और 5-6। तो वो कहता है जी प्रोबेबिलिटी बताएं कि दोनों छक्कों पे 5 आए तो ये 5 सिर्फ एक दफा आएगा, यानी ये 1 है, 1 2 3 4 5 6, 2 है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 तक, इधर भी 6 6 6 36 हो जाएंगे, 6 6 36 चांस बनेंगे। टोटल 36 चांस में से ये जो 5 5 है ये सिर्फ एक दफा आएगा। तो इट मीन्स हम इसको एज पर दोबारा भी 1/36 लिखेंगे। ये दोनों तरीकों से आपको बता दिया है, इसका ए ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं जी। जी 2994 डिवाइडेड बाय 14.5 तो बनता है जी 172। तो फिर कहता है 29.94 डिवाइडेड बाय 1.45, ये किसके बराबर है? 0.12172 है, 1.72 है, 17.2 है या फिर 172 पूरा है। यहां पे हम जीरो और इशारिया का रूल थोड़ा सा देख लेते हैं। ऊपर 4 डिजिट्स हैं, नीचे 2 डिजिट्स हैं, इशारिया के बाद एक रकम है तो 172 है। इधर क्या होगा? इधर इसमें हम सिर्फ इतना सा फर्क देख लेते हैं, इशारिये के बाद 2 रकमें, इशारिये के बाद 2 रकमें, हम एज पर रूल इसको 2994/145 पूरा लिख सकते हैं। अब थोड़ा आसान हो जाएगा, इसको देखने के बजाय आप इसको देख लें। जब इसको देखेंगे तो फिर इसके हिसाब से हल करना आसान हो जाएगा। फर्ज करें अगर ये 14.5 पे डिवाइड हो तो 172 आता है, और अगर 145 पे डिवाइड हो तो क्या आना चाहिए? 172 तो आएगा ही आएगा, मगर इशारिया कहां आएगा? इस इशारिया के बाद एक रकम है, तो इट मीन्स कि 145 14.5 का 10 गुना है। तो ये 10 पे डिवाइड होने के बाद, सॉरी 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो ये जवाब ऑटोमेटिकली 10 पे डिवाइड होना चाहिए। इशारिया इधर आएगा 17.2। वैसे आप रूटीन में भी आप इसको हल कर सकते हैं, 2994/145 करेंगे तो भी 17.2 आएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी।
इन एन एग्जामिनेशन 25% कैंडिडेट्स फेल्ड इन मैथमेटिक्स, 20% students failed in English, 5% students failed in both subject. Find the percentage of students who passed the both subject. अब एक तो सबसे पहले रूल सीख लें कि टोटल इज ऑलवेज 100%, यानी लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100%। देन अब जरा गौर कीजिए, 25% मैथ में फेल, 20% इंग्लिश में फेल। मैथ फेल 25%, इंग्लिश फेल 20%, बोथ फेल 5%। यहां पे असल मसला यहां पे है, असल मसला यहां पे है, यानी कि मैथ को 25% बच्चे फेल करते हैं, इंग्लिश को 20% बच्चे फेल करते हैं, लेकिन इन 25 और 20% में 5% ऐसे बच्चे भी हैं जो दोनों साइडों पे फेल हैं, यानी इंग्लिश भी फेल है और मैथ भी फेल है। यानी 5% बच्चों को दो साइड पे गिना हुआ है, मैथ के फेल बच्चों में भी गिना हुआ है, इंग्लिश के फेल बच्चों को भी गिना हुआ है। अब इसके लिए बेहतरीन तरीका कार यह है कि टोटल फेल मालूम करने के लिए सबसे पहले आप ये मालूम करें टोटल फेल। टोटल फेल के लिए आप 25% प्लस 20% ये करके, अब ये जो बोथ है ना, बोथ तादाद तो एक है, मगर फेल के वक्त हम दोनों साइडों पे इनको गिन रहे हैं, इंग्लिश में भी और मैथ में भी हम इनको एक दफा गिनना चाहते हैं। एक दफा गिनने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑलरेडी ये 2 दफा गिने जा चुके हैं, लिहाजा एक बार माइनस कर दें, तब जाके हमारे टोटल फेल आएंगे। 25 और 20 45, 45 में से 5 जाए 40%, 40% फेल है। हमें क्या बताना है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड द बोथ एग्जाम। तो दोनों एग्जाम में जो पास हुए हैं हमने वो बताने हैं। तो टोटल हमारे पास 100% थे, तो अब हमने पास बताने हैं। तो पास हो जाएंगे टोटल माइनस फेल वाले 40%, तो वो हो जाएंगे 60%, वो हो जाएंगे 60%। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 9375, 9375 एंड क्वोशंट व्हेन द लार्ज नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर इज 15। सम ऑफ नंबर्स कहता है दो नंबर्स का हासिल जरब 9375 है। अगर बड़े अदद को छोटे नंबर पे डिवाइड किया जाए तो उनका जो क्वोशंट आता है, जो जवाब आता है, वो 15 आता है। नंबर्स मालूम, सम ऑफ नंबर्स, दोनों नंबर्स का सम मालूम करें। लेट नंबर्स बी एक्स एंड वाई। चले हम इसको लार्ज नंबर और इसको स्मॉल नंबर, बल्कि सीधा सीधा हम एल एंड एस बना देते हैं ताकि पता चल जाए एल लार्ज नंबर है और एस स्मॉल नंबर है। पहली शर्त है प्रोडक्ट एल एस 9375। दूसरा है जी व्हेन लार्ज नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉल, यानी एल ओवर एस, वो है जी 15, वो है जी 15। ये दो इक्वेशंस हैं, हम इससे इनका सम मालूम करना है। सम हम कब मालूम कर सकते हैं, जब दोनों नंबर्स हमारे पास होंगे। तो आप लिखें बाय टू, इक्वेशन 2 को पकड़े, L इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई S, यानी 15 S हो जाएगा। पुट इन 1,
पुट इन 1 में पुट कर दें, एल की जगह पे 15s लिख दें, एल की जगह पे 15s मल्टीप्लाई s बराबर 9375। तो ये 15s स्क्वायर, s स्क्वायर बराबर 15 को बेशक इधर ले आए, कोई इश्यू नहीं है, s का जवाब आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट कर देते हैं जी। 15 15 6 90, 3 हासिल, 3 उतारे, 15 2 30, 7 आ जाएगा, 5 उतारे, 15 5 75, 625, 625 आप इधर लिखें जी। एस स्क्वायर बराबर 625, एस का स्क्वायर आएगा 625, और अगर आप इनका अंडर रूट करें तो एस आ जाएगा 25 के, क्योंकि 625 25 का स्क्वायर होता है, ये आप पर निकाल लें बेशक कोई इश्यू नहीं है। तो जब एस हमारे पास 25 आ जाए तो फिर हमारे पास एल क्या आना चाहिए, तो ये किस में पुट करते हैं हम, इक्वेशन 2 में पुट कर दें, ये एल ओवर एस है। ये जो हमने रफ वर्क किया है बेशक हम इसको अरेज कर देते हैं, कोई इश्यू नहीं है। इसमें हम पुट करते हैं तो क्या आएगा जवाब, एल ओवर 15 बराबर, सॉरी ये 25 है, 15, तो ये दूसरी तरफ जाएगा, एल बराबर 15 मल्टीप्लाई 25, तो ये कितना हो जाएगा, 15 5 75, 7 हासिल, 15 2 30 और 7 37, 375 और 25। जब हम इनका सम करेंगे, जब हम इनका सम करेंगे L प्लस S यानी 375 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 400, 400 डी ऑप्शन, 400 डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। If 8 men or 12 women can do a piece of work in 25 days, इसका मतलब ये है 8 आदमी हो या 12 औरतें हों, इट मींस ये 8 आदमी 12 औरतों के बराबर हैं। तो आप इसको सबसे पहले 8m इक्वल्स टू 12w लिख सकते हैं। जब आप ये लिखेंगे तो फिर आप इससे कोशिश करें कि आप इससे m की वैल्यू फाइंड कर लें, यानी m बराबर 12/8 w कर दें, और उसके बाद आप इसको 3/2 कर दें, 3/2 w m के इक्वल हो जाएगी, 1 m के इक्वल 3/2 w। ये आप कर लें, ये आगे आपके काम आएगा। In how many days can the same work be done by 6 men and 11 women? तो हम लिखते हैं जी, विमेन के हिसाब से ले लेते हैं हम W और डेज। मेरे पास है जी 12 वीमेन है और ये काम हो रहा है जी 25 डेज में। उसके बाद अब के बाद मेरे पास वीमेन कितनी है, ये 11 वीमेन है। एंड में हमेशा प्लस लगाते हैं। ये जो 6 मेन है ना, ये हम वीमेन में कन्वर्ट करेंगे, यानी एम की जगह पे 3/2 W लिख सकते हैं हम। तो ये 6m जो है 6 मल्टीप्लाई 3/2 W बन जाएगा। सॉरी हाँ बिल्कुल ठीक है। इसको जब हम काटेंगे तो ये बन जाएंगे 9 वीमेन, ये 9 वीमेन बन जाएंगे। इसको काटेंगे तो 3 से 3 9 वीमेन, 6m बराबर 9 वीमेन। तो आप इन 6 मैन की जगह पे 9 वीमेन लगा दें। तो ये x डेज पूछ रहा है, डेज x वाली साइड का एरो ऊपर ले जाएं। मैन और डेज की जो प्रोपोर्शन होती है वो हमेशा इनवर्स होती है। तो आप इसको
उलट कर दें, x बटा 25 बराबर 12 बटा 20, ये 11 और 9 20 होते हैं, तो ये 12 बटा 20 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25, 25 को 25 से कैंसिल करें, इसको काटेंगे ये 3 हो जाएगा, इसको काटेंगे 5 हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे 5, तो 5 3 15 डेज, 15 डेज। इसका जवाब बी ऑप्शन है, इसका जवाब बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए मैन लेफ्ट हिज प्रॉपर्टी ऑफ 6,40,000 640,000, ए डेट ऑफ ₹40,000 was due to him and 5,000 was spent on his burial. Distribute amount between his widow, one daughter and two sons according to Islamic law. मैं आपको जनरली इस्लामिक लॉ के बारे में बता दूं, जब कोई इंसान फौत हो जाता है तो जो उसका तरका, जो उसकी जायदाद होती है, उसको हम बाद में कहते हैं कि ये तरका है जी। उसका रूल है कि अगर उसके जिम्मे कोई कर्ज है तो वो सबसे पहले कर्ज अदा किया जाएगा, जो उसके फौतगी और कफन दफन पे खर्च आएगा वो भी निकाल लिया जाएगा, जो कुछ बच जाएगा उसमें से 8वां हिस्सा 1/8 हिस्सा उसकी वाइफ को दिया जाएगा, उसकी बेवा को। जो फिर बच जाएगा वो बच्चों में इस तरह डिवाइड होगा कि बेटे को 2 हिस्से मिलेंगे, हर बेटे को, और हर बेटी को 1 हिस्सा मिलेगा। यानी अगर 2 बेटे और 1 बेटी है तो 1 बेटी 1 हिस्सा लेगी और हर बेटा 2 हिस्से लेगा। इट मींस 2 बेटे हैं तो वो 4 हिस्से लेंगे। अब इस क्वेश्चन की हद तक देखा जाए तो ऑप्शन में औरत का हिस्सा फिर बच्चों का हिस्सा अलग अलग दिया जाना चाहिए था, इसमें उसने कोई एक चीज दे रखी है, तो वो तकरीबन जो मेरे जहन में आया वो वाइफ का हिस्सा है। तो हम कोशिश करते हैं, इसको आगे हल करते हैं, तो देखते हैं कि इन ऑप्शंस में मिलता जुलता। सबसे पहले हम वाइफ का हिस्सा निकालेंगे, तो फिर देखेंगे बाद में बच्चों का हिस्सा निकालने की जरूरत है या नहीं। तो टोटल प्रॉपर्टी 6,40,000 है, डेट उसका है जी 40,000, रिमेनिंग हो जाएगी जी 6,40,000 माइनस 40,000, तो पीछे बच जाएंगे 6 लाख। अब 5,000 रुपए उसके जो है किसके हुए जी, ब्रायल पे। वो है जी 5,000। अब दोबारा रिमेनिंग निकालेंगे तो वो हो जाएगी 6 लाख माइनस 5,000 बराबर 5,95,000। ये रकम बच गई है, इसने डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो अब मजीद जो है वाइफ का हिस्सा सबसे पहले हम निकालने की कोशिश करते हैं। शेयर ऑफ विडो, तो वो होता है जी 1/8 ऑफ का मल्टीप्लाई, जो रकम बची है 5,95,000। तो इसको हम जो है वो करने की कोशिश करते हैं। 8 7 56, ये 59 है, 3 बच जाएंगे, 35 बन जाएगा, 8 4 32, 3 बच जाएगा, ये 30 हो जाएगा, 8 3 24, 6 बच जाएगा, ये 60 हो जाएगा, 8 7 56, 4 बच जाएंगे क्योंकि ये 60 है, 4 इधर लगेगा तो ये 40 हो जाएगा, 8 5 40। तो जी 74,375 ये ऑप्शन बनता है, ये बीवी का हिस्सा है। ऑप्शंस की हद तक हमारा जवाब पूरा हो गया है। वैसे उसने पूछा था कि एक बेटी और 2 बेटों का हिस्सा भी साथ निकाल लें, तो जो रकम ये निकल जाएगी, जो बकाया उसको एज इट इज
हम उसको हल करें, लेकिन ऑप्शन में नहीं पूछा, इसका बस यही जवाब है, आप इसको यहीं पे छोड़ दें, बी ऑप्शन जवाब लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ 12 मिनट्स टू 1 आवर? रूल्स है, रेशो में यूनिट्स सेम होते हैं। आप लिखे 12 रेशो यानी 12 मिनट्स रेशो 1 आवर, इसको आप 12 मिनट्स रेशो 60 मिनट्स करेंगे तो ठीक होगा। तो फिर क्या होगा, ये 12 का टेबल जो है 60 पे 5 दफा जाता है, तो ये 1:5 हो जाएगा, 1:5 हो जाएगा। सी ऑप्शन जवाब है जी हमारा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए in the set of B 30 and the number of elements in union of set A and B, यानी A यूनियन B जो है वो है 40, तो कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्ट ऑफ सेट से A एंड B, यानी A इंटरसेक्ट B में कितने नंबर्स होंगे। जनरली आपको बता देता हूं कि सेट कोई दो सेट हैं, उनका यूनियन जो होता है वो उन अदाद पर मुश्तमिल होता है जो सेट ए में भी हों, सेट बी में भी हों, यानी तमाम सेट्स, मगर जो नंबर्स रिपीटेड हैं उनको एक दफा लिखा जाता है, एक ये बात। और इंटरसेक्ट्स के अंदर सिर्फ वही नंबर लिखे जाते हैं एक दफा जो रिपीटेड हो, जो उधर भी हो, कॉमन नंबर्स ना, उनको सिर्फ एक दफा लिखा जाता है। अब उसमें एक और चीज भी साथ ऐड कर लें कि सेट ए में अगर 20 नंबर है, सेट बी में 30 नंबर है, तो याद रख लें सेट ए का यूनियन प्लस सेट बी का यूनियन, सॉरी इंटरसेक्ट, ये भी 50 होना चाहिए और ए बी का जो सम है वो भी 50 होना चाहिए। तो अब इनका तो सम हम करें तो ये तो होता है 50। अब यूनियन चूंकि 40 है तो इंटरसेक्ट्स और यूनियन का सम भी 50 होना चाहिए, तो इट मींस 50 माइनस 40 बराबर 10, लिहाजा इंटरसेक्ट 10 होना चाहिए, लिहाजा ये हमारा जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। ए बराबर 7, बी बराबर 5, सी बराबर 3, देन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये हमने फाइंड करनी है। कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ए स्क्वायर 7 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर माइनस ए बी 3 5 7 मल्टीप्लाई 5 माइनस बी सी 3 ज़रब 5 सॉरी 5 ज़रब 3 माइनस ए सी 3 ज़रब 7 या 7 ज़रब 3 एक ही बात है, तो ये हो जाएगा 49 प्लस 25 प्लस 9 माइनस 35 माइनस 15 माइनस 21, तो ये हो जाएंगे 49 और 25 74 और 9 83, ये माइनस है, ये आपस में ऐड कर दें 35 और 15 50 और 21 71, तो ये हो जाएगा 12 इसका जवाब है जी। कौन सा ऑप्शन बन रहा है जी? बी ऑप्शन बन रहा है, बी ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। जी क्वेश्चन है जी, एन इंटरनेट service provider charges a one-time setup fees $100 and $50 each month for service। यहां पे एक बात समझने वाली है कि एक बंदा है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, उसके पास आप एडमिशन लेंगे तो आपसे एक दफा वो $100 पे करेगा, वन टाइम होंगे, और मंथली आपसे $50 लेगा।
यानी अगर आप एक महीने के लिए जाएंगे तो वो $100 भी लेगा और $50 भी लेगा। लेकिन अगर आप दूसरे महीने जाएंगे तो आपसे $100 दूसरी दफा नहीं लेगा, दूसरी दफा सिर्फ $50 लेगा। अगर आप साल के लिए जाएंगे तो वो $50 आप उसको 12 दफा देंगे, और वो जो वन टाइम वाला 100 है वो सिर्फ 100 रहेगा, वो दोबारा नहीं देंगे। अब वो कहता है इफ सी कस्टमर्स ज्वाइन द सेम टाइम एंड आर ऑन सर्विस फॉर एम मंथ, यानी कस्टमर्स की तादाद को उसने सी से डिनोट कर दिया है, और जितने महीने के लिए उसके पास जाएंगे उसकी तादाद को उसने महीनों की तादाद को एम से डिनोट कर दिया है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स द टोटल अमाउंट्स इन डॉलर्स द प्रोवाइडर हैज चार्ज दीज कस्टमर्स। अब वो कहता है कौन सा जो है, ये नीचे चार उसने दे रखे हैं, 100C प्लस 5CM, 100C प्लस सॉरी 50CM है, 100C प्लस 50M, 100M प्लस 50CM और फिर 150CM। हम इसको जैसे उसने कहा था उसके हिसाब से हल करने की कोशिश करते हैं, तो फिर देखते हैं कि कौन सा बनता है। अब एक बंदा जब आएगा वो देगा उसको $100 और फिर मंथली उसको $50 भी देगा। उसके बाद अगर बंदों की तादाद जितनी भी है, अगर वो एक बंदा है तो इन दोनों को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 10 बंदे हैं तो इन दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन कस्टमर्स की तादाद अगर सी हो तो फिर इसको और इसको हम सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी तादाद है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा जवाब आएगा। उसके बाद कहता है फॉर एम मंथ, मंथली में जो इजाफा है 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ या फिर 12 मंथ, वो $50 के लिए है, $100 के लिए नहीं है। $100 सिर्फ एक बार देने हैं, लिहाजा ये जो एम है ये सिर्फ 50 के साथ आके मल्टीप्लाई होगा। तो इसके लिए हमारा जो जवाब बनेगा 100C प्लस 50CM, 100C प्लस 50CM, ए ऑप्शन। इसको मैं आपको दूसरे अल्फाज में भी बता देता हूं। इन सी की वैल्यू पे, ये जो सी कस्टमर है, फर्ज किया ये 5 कस्टमर हों, फर्ज किया ये 5 कस्टमर हों, और ये जो एम मंथ है फर्ज किया ये 6 मंथ हों, तो फिर हम इसको कैसे बनाएंगे? पहला बंदा जो होता है, सबसे पहले एक बंदे के लिए वो $100 की एंट्री फीस और $50 की मंथली फीस रखता है। तो अगर उसके तादाद 5 बंदे हैं तो वो सारे के सारे ये 5 देंगे, ये पांच जो है सारे के सारे इतने पैसे देंगे। अगले स्टेप में इस 5 को आप कर सकते हैं। उसके बाद कहता है यही लोग 6 महीनों के लिए ये काम करना चाहते हैं, 6 महीनों के लिए। तो 6 महीनों के लिए जो है वो एक बंदा एक महीने में $50 दे रहा है, और 5 बंदे एक महीने में 50 जरा 5 $250 दे रहे हैं। तो जितने महीने काम करेंगे उतने महीने सिर्फ इससे मल्टीप्लाई होंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप इस तरह भी कर सकते हैं, लिहाजा इसके बावजूद इसको लेके देखें, फिर भी हमारा ये वाला ऑप्शन बनता है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। फाइंड द ऑड वन आउट, इनमें से ऑड कौन सा है? 140, 340, 540, 730, 940, 1140। अब ऑड सीधा सीधा है, ये 40, ये 40, ये 40, ये 40, ये 40, ये 30 है जी। इसको ज्यादा तकलीफ है जी, 730 ये चेंज है, 730 ये जी ऑड वन है। इसको आप सी ऑप्शन इसका जवाब लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। उशर पेड रुपीज 7,895 उमर पेड रुपीज 7,895 एज उशर एट 10% ऑफ हिज टोटल अमाउंट ही अर्न्ड। जो कुछ उसने कमाया है, व्हाट वाज हिज टोटल अमाउंट?
यानी उसने जो कुछ उसकी वैल्यू थी, जो कुछ उसकी अमाउंट थी, उसका 10% उसने उछर दिया है, जो कि 7895 के इक्वल है। उसकी टोटल इनकम मालूम करें। और मैंने पहले भी एक जो क्वेश्चन बताया कि टोटल इज ऑलवेज 100%। ऐसी सूरत में परसेंटेज के नीचे आप 100% लिख दें, इस रकम के नीचे आप x लिख दें, x की वैल्यू फाइंड करें, आपका पूरा जवाब आएगा। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, x इक्वल टू 7895 मल्टीप्लाई 10। इसको बाजाब्ता मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक 0 लगा दे बस। ये जवाब है जी 78950। 78950 ए ऑप्शन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल was ₹75. The cost was firstly increased by 20% and then later it was reduced by 20%. The present cost of article, ये जी 75 रुपीज थी पहली अमाउंट। उसको कहता है एक दफा हमने 20% बढ़ाया है, फिर दोबारा 20% कम किया है, तो अब दोबारा बताएं वो कितनी है। तो टोटल इज ऑलवेज 100%। ये तो आप 100% लिखें। कहता है जी एक दफा 20% बढ़ा दें, तो जब एक दफा 20% बढ़ाएंगे तो वो हो जाएगी 120%। उसको आप x करके पहले फाइंड कर लें, फिर हम दोबारा उसका देखेंगे कि क्या करते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। x इज इक्वल टू 75, 10/12, 12/10। ओके हो गया। तो ये बनेगा जी 12 5 60, 12 1 12 और 12 7 84 और 6 90। तो ये हो जाएंगे 90। ये हो जाएंगे 90, क्योंकि ये 10 से डिवाइड भी होने हैं बाद में, तो ये हो जाएगा 90। तो ये जो है 90 रुपए बन जाएंगे 120 जाके। अब हमने इसका 20% कम करना है। अब जरा गौर कीजिए कि क्या चीज, पहले 75 था 100% के इक्वल, अब की बार हम इस 90 को 100% के इक्वल करेंगे। इस 90 को हम 100% के इक्वल करेंगे। अब 20% हमने कम करना है, 20% कम करना है, तो आप इसको 80% कर दें। तो फिर आप x फाइंड करें। आप परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0, x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 8, 10/8 है, 8/10 कर दें, 0 से 0, 9 8 72। यानी अब की बार वो पैसे 72 रुपए हैं। अब की बार वो पैसे 72 रुपए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। m/n इज इक्वल टू 3/2, देन 4m + 5n रेशो 4m - 5n। ये हमने फाइंड करना है। m और n की वैल्यू देने के बजाय उसने हमें ये चीज दे दी है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। m/n इक्वल टू 3/2, यानी ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। यहां से ये कीमतें पता चल गई, इसमें पुट कर देते हैं। 4m + 5n रेशो 4m - 5n। 4 मल्टीप्लाई 3 + 5 मल्टीप्लाई 2, इसको बंद कर दें। अब इसकी बारी है। 4 मल्टीप्लाई 3 - 5 मल्टीप्लाई 2, इसको भी बंद कर दें। तो ये हो जाएगा 12 + 10, इधर हो जाएगा 12 - 10, तो ये 22, ये 2, 11/1, 11/1, 11/1। सी ऑप्शन जी, ये हमारा जवाब इसका है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। 0.0
0.57 माइनस 0.041 माइनस करना है। माइनस का ये असूल है, इशारिया के नीचे इशारिया आ जाए, रकमें छोटी बड़ी हो तो फर्क नहीं पड़ता, जो रकम बड़ी हो जो छोटी हो, छोटी के साथ एंड में अपनी तरफ से बचते बकाया जितने जीरो कम है, जितनी डिजिट्स कम है उतने जीरो लगाकर डिजिट्स पूरे हो सकते हैं। लेकिन नसीब यह है कि यहाँ पे डिजिट्स पूरे हैं। 7 में से 1 जाए 6, 5 में से 1 जाए 4, 6 1 0 0.016 0.016 ये ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। Which positive integer is multiply of 3 and less than double the square of 4? Let number be x. Let number be x. अब कहता है वो कौन सा पॉजिटिव नंबर है जो 3 का मल्टीपल हो और लेस देन डबल द स्क्वायर ऑफ 4, 4 के स्क्वायर से 4 के स्क्वायर के डबल से कम हो। अब 4 का स्क्वायर जो है वो क्या होता है जी, वो होता है जी 16। अब मजीद इसको जब मैं डबल करूं, अगर मैं इसको डबल करूं, डबल ऑफ 16 तो वो हो जाएगा 16 2 ज़रब 16 वो हो जाएगा 32, वो हो जाएगा 32। वो कहता है कि जी 32 से कम हो यानी लेस देन, मगर वो 3 का मल्टीपल हो, वो 3 का मल्टीपल हो। तो 32 से छोटा 3 का मल्टीपल कौन हो सकता है? हम 3 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, देखते हैं 32 से कम हो 32 से ज्यादा ना हो। मल्टीपल ऑफ 3, 3 6 9 12 15 18 21 24, उसके बाद 27 30 33, ये है 32। 33 तो हो नहीं सकता, लिहाजा इसका जवाब 30 है। इसका जवाब 30 है, यानी 32 से कम हो और 3 का मल्टीपल हो तो 32 है, इसका 30 है। जो मेरे पास पेपर था इससे पहले उसमें 30 ऑप्शन मौजूद था, तो 30 जो कि यहाँ पे नहीं है, बेशक फिर इससे आप कम हो जाएं, आप 24 पे आ जाएं तो आप 24 भी लगा सकते हैं। अदरवाइज इसका बेहतरीन जवाब 30 होना चाहिए, इसका बेहतरीन जवाब 30 होना चाहिए। उसके हिसाब से देखें तो फिर तो 18 भी हो जाए, 18 भी 3 का मल्टीपल है, लिहाजा बेहतर जवाब बेहतरीन जवाब 30 है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपका जवाब 24 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 4 16 and 7. Let fourth proportion is x, then प्रोपोर्शन का ये असूल है 4:16 प्रोपोर्शन 7:x। ये फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब है ये चौथी जगह पे आएगा, चौथी जगह पे आएगा। वी नाउ दैट प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो 4x इक्वल्स टू 16 मल्टीप्लाई 7, x इक्वल्स टू 16 मल्टीप्लाई 7 ओवर 4, इसको काटेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 4 7 28, 4 7 28 जी, ये बी ऑप्शन, ये जी बी ऑप्शन। इस वीडियो तक के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे पेपर्स जो बकाया है, जो कंप्लीट पेपर्स हैं, उनको देखेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।